नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉब्लम जो सोल्व की थी वो थी टॉपिक की किसकी, हीट की। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी आपके जो कुछ टॉपिक है संश्लित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट, इन टॉपिक से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलीमर वाले पोर्शन से है, जिसको हम लोग 11-12 में बहुलक चैप्टर में पढ़ते हैं। वो है कि कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। पहली बात तो ये कि डेक्रोन का ही एक और नाम होता है टेरिलीन, क्योंकि बहुत बार ये टेरिलीन के नाम से भी पूछा जाता है। तो एक ही बात है, टेरिलीन को ही डेक्रोन कहा जाता है। और ये जो बहुलक है ये बनता है किससे, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल से। ये दोनों जो है इसके क्या कहलाते हैं, एकलक। सबसे पहली बात तो ये जो आज के टॉपिक है इसमें ज़्यादातर पोर्शन आपको याद करने वाला है, रटने वाला है, क्योंकि जो इसके एकलक हैं वो हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको याद ही होने चाहिए कि कौन सा बहुलक किन किन एकलक से मिलकर के बना है। तो एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल ये कहलाते हैं इसके एकलक इकाई, मोनोमर। मोनोमर इसको आप यूनिट भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के रिपीटेशन से, बार बार इनकी पुनरावृत्ति करने से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा कौन, डेक्रोन या टेरिलीन। और डेक्रोन या टेरिलीन है इसका क्या, पॉलीमर। पॉलीमर को कहते हैं बहुलक। तो यहां दो वर्ड आ रहे हैं आपके पास, एकलक और बहुलक। तो एकलक का मतलब क्या होता है, एकलक एक प्रकार से इकाई होती है, ऐसी इकाई जिसको बार बार रिपीट करने से जो संरचना मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा पूरा शरीर जब डिवाइड करें तो हमको लास्ट में क्या मिलती है, यूनिट, सेल मिलती है। जैसे सेल को बार बार रिपीट करेंगे या बहुत सारी सेल मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिल करके ऑर्गन, ऑर्गन मिल के सिस्टम, सिस्टम मिल के हमारी बॉडी बनाता है। तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो एक तरह से क्या है, कोशिका है। तो सेम चीज़ बहुलक जिस यूनिट से मिलकर के बनते हैं, जिस इकाई से मिलकर बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, एकलक इकाई। तो एकलक तो इकाई है, और इस एकलक इकाई को बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा जो हम लोग संरचना प्राप्त करते हैं वो कहलाती है बहुलक। तो आपको ध्यान रखना है कि डेक्रोन तो बहुलक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, टेरिलीन। तो डेक्रोन या टेरिलीन बहुलक है जो किससे मिलके बना है, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल के मिलने से बना हुआ है। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, इसकी एकलक इकाई कहते हैं, या मोनोमर यूनिट भी कहा जाता है। कुल मिला के पॉलीमर वाले चैप्टर में या इस पोर्शन में आपको मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है, कौन सा बहुलक या कौन सा पॉलीमर किस एकलक इकाई से मिलकर बना है, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। और कभी कभी कुछ मेन जो पॉलीमर्स हैं उनके बारे में आपको यूजेस के बारे में पूछ लेते हैं। अदरवाइज इसका सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इनकी एकलक इकाइयाँ क्या हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, ये है। कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर जो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, प्रकृति से मिल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो कपास भी नेचुरल है, ऑब्वियस सी बात है, ऊन भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है। आंसर जाएगा ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे। रेशे पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दो प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं, नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से मिलेंगे, कृत्रिम रेशे जिसको हम लोग मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाएंगे, वो कृत्रिम रेशे कहलाएंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो रेशों को हमने क्लासीफाई किया है कि कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे। कृत्रिम रेशे जो हम बना रहे हैं कौन कौन से, नायलॉन 6,6 कारण पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, वैसे आपको पता होगा क्योंकि इसमें जो एकलक इकाइयाँ होती है उसमें दोनों एकलक इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए नाम रखा हुआ है नायलॉन 6,6, इसको नायलॉन 6,6 कहते हैं। टेरिलीन जिसको आपने डेक्रोन कहा है, रेयोन, ये सभी कृत्रिम है जो हम बनाते हैं।
प्राकृतिक में ऊन, कपास, लीलेन, रेशम, जूट, पटसन, मूंछ, ये सब है। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। ये याद होंगे तभी आपसे सोल्व होंगे, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। नायलॉन 6 जो भी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि नायलॉन 6,6 तो नायलॉन 6,6 तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो ये है कि यह प्रथम पूर्णतया मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, नायलॉन 6,6 था। इसका नाम नायलॉन पढ़ा भी इसीलिए है, नाई का मतलब न्यूयॉर्क और लॉन का मतलब लंदन, तो न्यूयॉर्क और लंदन में इसको सर्वप्रथम बनाया गया था। और 6,6 क्यों लगाया, मैंने बताया क्योंकि ये 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट्स, 2 अलग अलग एकलक इकाइयों से मिलकर बना है, जिनमें दोनों में 6-6 कार्बन होते हैं, इसलिए नाम क्या लगा दिया 6,6। तो इसका मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहला मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था, नायलॉन था। अब मैंने बोला इसके अंदर 2 इकाइयाँ होती है, एकलक इकाइयाँ, वो कौन कौन सी याद रखना पड़ेगा आपको। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मैं इधर लिख देता हूँ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एकलक इकाई एक तो ये, इसमें भी कितने कार्बन है 6, प्लस दूसरा लिखा हुआ है एडीपिक अम्ल। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, इन दोनों के बार बार मिलने से, इन दोनों के बार बार पुनरावृत्ति करने से, रिपीटेशन करने से हमें जो बहुलक मिलेगा वो कहलाएगा नायलॉन 6,6। याद ही रखना पड़ेगा आपको दोनों एकलक इकाइयों को। नेक्स्ट, उपयोग टायर बनाने में, कपड़े, रेशे, रस्सियाँ, ब्रश, ये याद रखने हैं आपको। गियर बनाने में, बियरिंग बनाने में, इन सब का यूज़ करते हैं। मेनली एक नायलॉन का यूज़ जो है वो फिश नेट, मछली पकड़ने वाले जाल में, मछली पकड़ने वाले जाल में, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसको फिश नेट कहते हैं। और पैराशूट की रस्सियाँ, इसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है किसके बारे में, नायलॉन 6,6 के बारे में। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डेक्रोन या टेरिलीन, अभी मैंने आंसर बताया था, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल के मिलने से ये बनता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल है ये, तथा टेरेफ्थैलिक अम्ल के संघनन, संघनन मतलब कंडेंसेशन, दोनों के मिलने से बनता है। इसे क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहा जाता है। यह पॉलीएस्टर की श्रेणी में आता है। कारण, एस्टर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, एस्टर वर्ड यूज़ होता है जब ग्लाइकोल मतलब इसमें होता है एल्कोहल ग्रुप, और अम्ल में ग्रुप होता है COOH। तो इन दोनों के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इन दोनों के मिलने से निर्माण होता है किसका, एस्टर का निर्माण होता है। तो जब एल्कोहल और एसिड मिलकर के रिएक्ट करते हैं तो वाटर का एक अणु बाहर निकलता है, और वाटर का अणु बाहर निकलने पर इन दोनों के जुड़ने पर जो संरचना बनती है, जो ग्रुप बनता है, जो फंक्शनल ग्रुप बनता है, वो एस्टर होता है। और बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो बार बार के लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, पॉली। किसका हो रहा है रिपीटेशन, एस्टर का, इसलिए नाम दे दिया इसका क्या, पॉलीएस्टर। इसलिए ये क्या होता है, पॉलीएस्टर की श्रेणी में आता है। क्लियर है। तो इसका उपयोग याद करने की बातें हैं, नावों की पाल, बेल्ट, चुम्बकीय टेप, फिल्म आदि में। नेक्स्ट, रेयन। जो रेयन है ये होता है कागज या सेलुलोज से निर्मित किया जाता है। तो ये मेनली किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको बहुत बार कि रेयन किससे मिलकर बना है, या रेयन किसका बहुलक है। तो ये सेल्यूलोज का बहुलक है। सेल्यूलोज को बार बार पुनरावृत्ति करने से हमको क्या मिलेगा, या सेल्यूलोज के अंदर चेंजेस करके हम लोग क्या बनाते हैं, रेयन। और सेल्यूलोज जो बनता है वो ग्लूकोज से बनता है। तो ये कागज़ सेल्यूलोज से निर्मित किया जाता है। उपयोग वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में काम करते हैं।
क्लियर है? ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको ये कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीमेंट वाले टॉपिक से। सीमेंट वाले टॉपिक से ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये पूछता है कि किसका कंपोजिशन के अंदर किसकी अमाउंट ज़्यादा है, किसकी कम है। आपको परसेंटेज याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तो बस ये ध्यान रखना ज़्यादातर कि ज़्यादा अमाउंट में कौन है, कम अमाउंट में कौन है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का संगठन पूछा है। तो हालांकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 60 से 70% के आसपास होता है, और 60 से 70% के आसपास में जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ये मिलेगा। ये 60 से 70 नहीं है, ये 60 से 70 नहीं है, ये 60 से 70 नहीं है। ये ऑप्शन आपको बहुत बार आप जब बुक्स में देखेंगे इसका थ्योरी, इसका मीटर, तो ये 50 से 60 के आसपास भी मिल सकता है। वेरी करता है, अलग अलग टाइप में अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये सही ऑप्शन आंसर टिक करना है। देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें कि सीमेंट के बारे में मेन काम की बात क्या है। सीमेंट का औद्योगिक उत्पादन हमारे यहाँ पे हुआ था 1914 में, 1914 से स्टार्ट हुआ था। कुछ खास काम की बात नहीं है। सन 1 के क्वेश्चन साइंस में बहुत रेयर पूछता है, तो आपको याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। काम की बात ये कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ये नाम याद रखने, किस किस का मिश्रण है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। फिर सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक रहने पर होगा क्या, जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती है, जबकि सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वो क्या होता है, शीघ्र जम जाता है। ये कुछ बातें आपको याद करनी है कि किससे क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात, जिप्सम सीमेंट व जल के मिश्रण के जमने के समय को नियंत्रित करता है और शीघ्रता से जमने पर सीमेंट में वांछित कठोरता नहीं आती। तो जिप्सम से सीमेंट के जमने की दर क्या हो जाती है, धीमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब में लिखा हुआ। क्वेश्चन आता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिला रहे हैं, इसका कार्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जिप्सम से सीमेंट के जमने की दर क्या हो जाती है, धीमी, क्योंकि सीमेंट जितना धीरे धीरे जमेगा कठोरता उतनी अच्छी होगी उसके अंदर। जल्दी जम जाएगा तो कठोरता इतनी अच्छे से नहीं मिल पाती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी बातें दिखी है इसमें से, कि सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाने का पर्पस क्या होता है, उसके जमने की दर को क्या करना, धीमा करना। क्लियर है? नेक्स्ट बात पे चलते हैं। सीमेंट का संगठन जो आपको मेन ध्यान रखना है, तो सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है 60 से 70%, सिलिका होती है 20 से 25%, एल्यूमिना होता है 5 से 10%, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड होता है 1 से 2%, जिप्सम 2 से 5%। हालांकि आपको ये और भी कंटेंट के साथ मिल सकता है, पर ज़्यादातर आपको ये फॉलो करना है। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ये 50 से 60 भी मिल सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज 2-4 ऊपर और नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह आपको ये अलग अलग मिल सकता है। पर आप चाहें तो ये वाला रेशो याद कर सकते हैं। नहीं भी याद रहे तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा कौन है, फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? परसेंटेज याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका परसेंटेज बताइए, वो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। और आपको जो मेन ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा कौन कौन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपमार्जक, जिसको आप डिटर्जेंट कहते हैं, अपमार्जक का एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ। अपमार्जक कहलाते हैं सोपलेस सोप, सोपलेस सोप, हिंदी में कहते हैं साबुन रहित साबुन। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है इस जगह से कि साबुन रहित साबुन किसे कहा जाता है, तो आपको कहना है अपमार्जक को। साबुन रहित साबुन क्यों, मतलब साबुन के जैसे तो काम करेंगे, वॉशिंग में काम आएंगे, कपड़े धोने में काम आएंगे, लेकिन रियल में साबुन नहीं है, साबुन के जैसा एक्शन है, इसलिए नाम रख दिया हमने सोप लेस सोप, साबुन रहित साबुन। तो ये किसका जटिल लवण होता है, तो ये जटिल लवण किसका होता है, सोडियम का। आप साबुन की बात करेंगे तो वहाँ भी सोडियम और पोटेशियम है, इनके सोल्ट होते हैं, और जब आप डिटर्जेंट की बात करेंगे वहाँ भी सोडियम के सोल्ट होते हैं। कुल मिला के सोडियम दोनों के अंदर ही कॉमन होगा, तो मेनली सोडियम का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, अपमार्जक के अंदर। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा सोडियम। डिस्कस करते हैं और कुछ बातें अपमार्जक के बारे में, और क्या क्या है हमारे को जो ध्यान रखना है। तो अपमार्जक के अंदर सबसे पहली बात सोडियम एल्किल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है,
तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के जटिल लवण होते हैं। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह लवण वो होंगे किसके, सोडियम के ही होंगे। अब या तो वो सोडियम के एल्किल सल्फेट हो सकते हैं या सोडियम के एल्किल बेंजीन सल्फेट हो सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ये नॉलेज के लिए लिखा है। आपको ध्यान ये रखना है कि सोडियम के लवण होते हैं, या तो वो सोडियम का सल्फेट लवण हो सकता है एल्किल सल्फेट या सोडियम का बेंजीन सल्फोनेट लवण हो सकता है। साबुन की बात करते हैं। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साबुन में सोडियम या पोटेशियम दोनों प्रकार के लवण हो सकते हैं, जबकि अपमार्जक में मेनली सोडियम लवण ही होते हैं। क्लियर। और उच्च वसा अम्लों में स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल तथा ओलिक अम्ल आते हैं। तो अभी हमने लिखा था कि वसीय अम्लों कितने होते हैं, तो वसीय अम्लों के डेरिवेटिव्स होते हैं ये फैटी एसिड्स के। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने कि साबुन के कौन कौन से फैटी एसिड के लवण यहाँ हो सकते हैं। क्लियर, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी अगेन पॉलीमर चैप्टर से ही है कि कपास का बहुलक कौन है, कपास किससे मिलकर बनी हो सकती है। तो कपास जो होता है किसका बहुलक है। अब इसके लिए एक छोटा सा पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। पहले हम इसके बारे में पढ़ें कि सेल्यूलोज, जो आप नाम पढ़ते होंगे बहुत बार बायो में कि प्लांट्स में सेल वॉल, जिसको हिंदी वाले कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति। प्लांट्स में सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज किससे बना होता है, ये ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है। तो बहुत सारी ग्लूकोज इकाएं मिलकर सेल्यूलोज बनाती है, और सेल्यूलोज जो है वो प्लांट की कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। पादपों में जो पाई जाने वाली कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है, जो हार्ड कवरिंग है उनकी प्रोटेक्शन करती है। तो ये ग्लूकोज का बहुलक है। कपास के रेशे में भी सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ग्लूकोज ही पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज में क्या है, ग्लूकोज है। अब प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, वो भी कौन है, ये सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज की दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, सेल्यूलोज बना किससे, ग्लूकोज से बना है। दूसरा, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है। और तीसरा, कपास में भी क्या होता है, सेल्यूलोज ही होता है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, कपास किसका बहुलक है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्यूलोज का बहुलक है। ठीक है। हाँ, ये पूछ लेते सेल्यूलोज किससे मिलकर बना है, तो आप बोलते ग्लूकोज से मिलकर के बना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो दो प्रकार के अपन पढ़ते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। तो वैसे तो इसका थर्मोसेटिंग का आंसर तो क्या जाएगा, मेलामाइन जाएगा, पर ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो प्लास्टिक है उसको हम लोगों ने दो में कैटेगराइज किया हुआ है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। इनका एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसको आप लोग कहते हो ताप सुनम्य। नाम से समझ में आ रहा है, ताप सुनम्य। सुनम्य मतलब नर्म, जो नर्म होंगे, यानी टेम्परेचर के अगर आपने बढ़ा दिया
तो वो पिघल जाएंगे और इनको बार बार हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इच्छित आकृति में बार बार गर्म करके ढाल सकते हैं। बचपन में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म कर हम इच्छित आकृति में ढाल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पीवीसी जिसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और पॉलीथीन, ये सब इसके उदाहरण हैं। टेफ्लॉन का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन स्टिक बर्तनों पर, नॉन स्टिक बर्तनों पर परत किसकी चढ़ाई जाती है, तो नॉन स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाई जाती है किसकी, टेफ्लॉन की। ये क्वेश्चन खूब बार आता है, जैसे फ्राइंग पैन और इनके ऊपर किसकी परत होती है, टेफ्लॉन की होती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोसेटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग ताप दृढ़। ताप दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर, मतलब जो कठोर होंगे, जिनको आपने अगर एक बार किसी आकृति में डाल दिया तो इनकी आकृति को बार बार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो एक बार गर्म करके इच्छित आकृति दे सकते हैं, पुनः दोबारा इसका उपयोग संभव नहीं है, अत्यधिक उष्मा सहन करने में सक्षम है। उदाहरण आपको ध्यान रखना है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है बेकेलाइट, मेलामीन, ग्लिप्टल, फार्मेल्डिहाइड, ये सब इसके हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल आप चाहें तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट, और इसके अलावा मेलामाइन। तो ये जो बेकेलाइट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों को कि ये बेकेलाइट जो है ये वही है जिससे हम लोग बनाते हैं क्या, प्रेशर कुकर के हैंडल। प्रेशर कुकर के हैंडल बहुत बार आता है पेपर के अंदर, प्रेशर कुकर के हैंडल किसके बने होते हैं, हमें लगता है नॉर्मल प्लास्टिक है, वो एक्चुअली होता क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ताप दृढ़ होता है, जिसका उदाहरण होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। बेकेलाइट के और यूजेस भी हैं, आप कॉम्ब बनाने में यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग स्विच, उष्मारोधी स्विच बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो आपको ध्यान रखने और इनके बारे में आपको समझना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इस वाले पोर्शन से, बात समझ में आई। तो इतनी बातें आपको डिस्कस करनी है इस जगह से, इस पोर्शन से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सौर मंडल और उनसे रिलेटेड टॉपिक से जो बचे हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो जब तक इनको पढ़िए, घर पे रिवीजन करते रहिए, और जितना आप रिवीजन में समय देंगे उतना हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा, उतना ही हमें अच्छे से याद होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है कि एक बार पढ़ने से आपसे याद नहीं होगा, इनको आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ज़्यादातर पोर्शन इसके अंदर क्या है, याद करने का। कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ पे कम है, बट ये है कि अच्छा पार्ट है, अगर आपको याद है आंसर तो सोल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट कोई नहीं लगेगा यहाँ पे, याद है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इनको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।